नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डन बाय ग्रीन प्लांट्स। कौन करता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ग्रीन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने के लिए सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, और सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। सो ओनली ग्रीन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल, दैट्स वाई दे कैन परफॉर्म अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and prepare their own food. That's why they are called as autotrophs or self-feeding organism. Beside green plant के अलावा और कौन खुद का फूड खुद प्रोड्यूस कर सकता है? दैट इज सम बैक्टीरिया। तो यहाँ पर बैक्टीरिया सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स जो फूड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसमें जो केमिकल एनर्जी है उसका यूज़ करते हैं और खुद की बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो इस वजह से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फिर दो सब टाइप्स हो जाएंगे। पहला, फोटोसिंथेसिस। द प्रिपरेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी कौन से टाइप की एनर्जी यूज हो रही, इसके बिना पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, synthesis means preparation. So when green plants prepare their own food material with the help of sunlight, that is called as photosynthesis or photoautotrophic nutrition. And when this bacteria uses chemical energy, when this bacteria uses chemical energy to produce their own energy, that is called as chemotrophic nutrition. So phototrophic nutrition and chemotrophic nutrition, these are the two types of autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप है, एक फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस और दूसरा कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कीमोसिंथेसिस। एज द नेम सजेस्ट, फोटो मीन्स लाइट एंड कीमो मीन्स केमिकल। सो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी यूज होती है और कीमोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन कंपाउंड्स में जो केमिकल एनर्जी होती है स्टोर्ड, वो यूज होती है। सो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड यू कैन से सम बैक्टीरिया कैन परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉप्स का मतलब होता है फॉर्म। नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा कि जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है यानी ग्रीन प्लांट्स, वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, उसको खुद का फूड मिल जाएगा। कुछ बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी को यूज़ करके खुद का फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। बट व्हाट अबाउट नॉन ग्रीन प्लांट्स? नॉन ग्रीन प्लांट्स का क्या? जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। एनिमल्स का क्या? जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना फूड कैसा ऑब्टेन करेंगे? So all animals and non-green plants depend for their food on other ready-made sources. That means the plants, green plants, सारे non-green plants और animals अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। यानी ग्रीन प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर किया वो रेडीमेड फूड वो ऑब्टेन करते हैं और यूज़ करते हैं। So they are obtaining their food from different ready-made sources. That's why this mode of nutrition is called as heterotrophic nutrition. How they are obtaining? कैसा obtain कर रहे हैं? Either directly or indirectly. Directly means some animals directly eating the plants and obtaining food. Some animals are eating other animals which eat plant and obtain the food. That is the indirect mode of nutrition. Now how they are obtaining nutrition from the plants, depending upon that the heterotrophic nutrition is further divided into different subtype. Heterotrophic nutrition के और subtypes है। कितने subtypes है? 3। There are 3 main subtypes of heterotrophic nutrition, that is called as saprotrophic or saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है? अभी what is heterotrophic nutrition, what are its types, explain the term heterotrophic nutrition, give its example। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ऑल एनिमल्स है, फंगी है और सम बैक्टीरिया है। ओके, नाउ विल सी टाइप्स। सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
क्या मतलब होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म. दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल outside of their body and then absorb it. For example, mushroom, bread mold, yeast, and some bacteria. Now see, इन केस ऑफ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डेड और डिकाइंग फूड मटेरियल से, डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म से. तो जब एक आधा ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को हम ले जाकर आउटसाइड एरिया में डाल देते हैं. कुछ दिन के बाद वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर बॉडी नहीं मिलेगी. कहाँ गई बॉडी? सो दीज ऑर्गेनिजम्स यूजेस द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन देयर बॉडी. ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो डेड बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, स्टार्च, उसको डाइजेस्ट करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डाइजेशन. कैसा डाइजेस्ट करते हैं? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मशरूम है, ये क्या करता है? फंगस है, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं बॉडी से, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और वो डाइजेस्टिव एंजाइम डेड बॉडीज के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं. वो लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में ये फूड मटेरियल को ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसका एग्जांपल है मशरूम. दूसरा एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड. ब्रेड अगर हमने रख दिया, एक दिन भूल गए टिफ़िन बॉक्स में, तो जो ब्लैकिश सब्सटेंस डेवलप होता है उस पर, उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड. यीस्ट है, सम बैक्टीरिया है. ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उसका सिंपल फूड मटेरियल यूज़ करते हैं. सेकेंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइट में क्या होता है? in this mode of nutrition, organism get their food from living organism. कहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, विदाउट killing them. This is important. So what is parasitic nutrition? It is the nutrition in which organism get their food from living organism without killing them. Now here, the living organism from which they obtain food is known as host, and these organisms which obtain food, they are called as parasite. And this mode of nutrition is known as parasitic mode of nutrition. Example is Kaskuta. Now in this picture you can clearly see this yellow color vine is there, which is winded on the plants. So this non-green plant is parasite, absorbs the ready-made food material from the host plant and obtain their energy. Then orchid is another plant. Tick is the animal which grows on cattle, cows and buffaloes and sheep and sucks the blood. Lice, which are present in the head of human being, in the body of birds, that is wings of birds, lice are there. Bird louse, head louse, that absorbs the blood. Then leeches, living on the body of cattle, buffaloes and sucks the blood. Roundworm, tapeworm, plasmodium. These are some organism which obtain their food from other living organism. It is important. Now when they are obtaining food from other living organism, that means they have to live on the body of that organism or inside the body of organism. For example, here leeches are living on the body of organism, lice are present on the body of organism, but plasmodium is living inside the body of organism. तो इस हिसाब से पैरासाइट के भी टाइप्स हैं, एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट. एक्टो का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर आउटसाइड से फूड ऑब्टेन कर रहा है, बाहर से, और जब ये ऑर्गेनिज्म पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहेगा उसको कहेंगे एंडो पैरासाइट. Partial parasite, total parasite, endoparasite and ectoparasite, these are the further types, but that further details are not given for your studies here. You will study that in your 11th and 12th standard. तो ये हो गया दूसरा टाइप. अभी तीसरा टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक का मतलब क्या है? तो हमने पहले दो टाइप में देखा है, सेप्रोट्रॉफिक में और पैरासाइटिक में,
कि ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, उनको लगने वाला जो सब्सटेंस है वो सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है डायरेक्टली, जो चाहिए उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, कंप्लीट फूड ऑब्टेन नहीं कर रहा है। लेकिन होलोजाइक न्यूट्रिशन में होगा क्या, इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। ये डिफरेंस है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजाइक न्यूट्रिशन में। सेप्रोट्रॉफिक में जो सब्सटेंस चाहिए उतना ही वो ऑब्जर्व कर रहा है, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट कर रहा है फूड को। पैरासाइटिक में भी वो रेडीमेड इनऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन होलोजाइक में कैसा है कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म पूरा की पूरा फूड खा लेता है, और खाने के बाद बॉडी में जाकर उसका डाइजेशन होगा, सिंपल में कन्वर्ट होगा, और फिर वो सिंपल फूड मटेरियल बॉडी में यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, बॉडी के अंदर, इन द एलिमेंट्री कैनल। दैट्स वाई दिस डाइजेशन इज नोन एज इंटरनल डाइजेशन। और पहले जो सेप्रोट्रॉफ है उसमें एक्सटर्नल डाइजेशन है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पर एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामेशियम, दिस टू आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म which obtain their food by holozoic mode of nutrition। फिर सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, और हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बीइंग। दे आर परफॉर्मिंग holozoic nutrition, so they are obtaining complete food item। So this is all about different mode। we'll discuss in detail about the autotrophic nutrition in plant first। अब यहाँ पर हमको प्लांट्स का न्यूट्रिशन देखना है। अब इस पे तुमको क्वेश्चन कैसा आएगा, सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, व्हाट आर पैरासाइट्स, व्हाट आर होस्ट, एक्सप्लेन द टर्म पैरासाइट एंड होस्ट, और एक्सप्लेन द टर्म होलोजाइक न्यूट्रिशन। लाइक दिस क्वेश्चन मे कम टू यू इन एग्जाम। नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस हमने देखा था शॉर्ट में। अब यहाँ पर हमको फोटोसिंथेसिस का डिटेल स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन होता है वो ये पॉइंट पर तुम आपके लिए एग्जाम में आ सकता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल डायग्राम एंड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ऑलरेडी हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा है, तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या यूज़ करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये यूज़ हो रहा मतलब ये रॉ मटेरियल है। एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल ये हेल्पिंग मटेरियल है। और प्रोड्यूस क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दो प्रोडक्ट हैं। तो डेफिनेशन के बेस पर ही हमको समझ में आता है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स है, पहला रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रिएक्टेंट है वाटर। ये दोनों मटेरियल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ हो रहे, इसलिए इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। इसको क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल। और ये प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए जो हेल्प करने वाले चीज़ें हैं वो है सनलाइट और दूसरा है क्लोरोफिल। इसको हम बोलेंगे सपोर्टिंग मटेरियल। कंडीशन है सनलाइट जरूरी है। सनलाइट क्या के लिए ज़रूरी है? व्हाट इज सनलाइट? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये केमिकल इक्वेशन को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लग रही वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सनलाइट। क्लोरोफिल क्या के लिए जरूरी है? क्लोरोफिल एक्ट एज एन कैटलिस्ट, इज अ केमिकल टर्म। कैटलिस्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जिसके प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होती है। वो खुद केमिकल प्रोसेस में चेंजेस नहीं होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। तो क्लोरोफिल यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6। सेकेंड प्रोडक्ट क्या है? वाटर, 6H2O, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और थर्ड प्रोडक्ट है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन हमने देखा इसमें हमको पता चला कि हमारा मेन प्रोडक्ट तो ग्लूकोज हो गया, लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे वाटर और ऑक्सीजन, ये बाय प्रोडक्ट है। अगर बॉडी में, प्लांट बॉडी में वाटर का यूज़ है तो वो वाटर यूज़ हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन का यूज़ है तो उतना ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा। लेकिन
बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो उतना सारा ऑक्सीजन प्लांट में यूज़ नहीं होगा, तो प्लांट क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन फिर एनिमल यूज़ करेंगे। सो बाय डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशन देखने के बाद, डेफिनेशन तो हमारी क्लियर हो गई, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए 4 फैक्टर की ज़रूरत है, 4 कंपोनेंट जरूरी है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल हेल्पिंग मटेरियल है। उसके बाद एक बात और हमने आगे यहाँ पर जोड़ दी कि ये प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हो रहा है वो है C6H12O6, ये है ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब प्लांट की एक खासियत है, प्लांट की एक स्पेशलिटी है, पिक्युलरिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूसेस मेनी टाइम मोर फूड मटेरियल देन इट्स रिक्वायरमेंट। प्लांट को जितना चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा फूड मटेरियल प्लांट प्रोड्यूस करता है। जितना उसको यूज़ के लिए ज़रूरी है उतना वो यूज़ कर लेगा, बाकी का क्या करेगा, फेंक के नहीं देगा, फेंकेगा नहीं। जिस तरह से ह्यूमन बींग का है, ह्यूमन बींग को जितना चाहिए उतना वो यूज़ करता है, बाकी का फेंक देता है। बट प्लांट्स नेवर थ्रो दिस फूड मटेरियल, दे स्टोर दिस carbohydrate in their body in the form of complex carbohydrate and that is called as starch। तो प्लांट में जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, जितना प्लांट को चाहिए उतना यूज हो जाएगा, और एक्सेस ग्लूकोज प्लांट बॉडी के पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एंड वेन एवर प्लांट नीडेड that can use that starch, it is act as a stored food material, or whenever the part of the plant used by animal, they will get starch through that food material, that parts of the plant। So this is all about the definition of photosynthesis। अब एक्चुअली ये प्रोसेस होता कैसा है, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप। कहाँ पर होता फोटोसिंथेसिस, उसका जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अगर मैंने आपको सिंपली पूछा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के कौन से पार्ट में होता है, तो आप चट से बोल देंगे इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स, एंड मोस्टली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर लीफ में होता है। लेकिन लीफ के कौन से पर्टिकुलर पार्ट में, लीफ के सेल्स में होता है, और सेल्स में भी कौन से पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये एक ऑर्गेनेल है जो लीफ के सेल में होता है, वहाँ पर ये प्रोसेस होता है। सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप। अब यहाँ पर हमने इसको सिंपल एक इक्वेशन में लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और ये प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट के लीफ के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा। सेकेंड स्टेप, conversion of light energy into chemical energy and splitting up of water molecule into hydrogen and oxygen। फिर लीफ के सेल में जाने के बाद, क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद, वो सनलाइट कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी का यूज होकर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होगा। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होगा मतलब ब्रेक डाउन होगा। तो अब यहाँ पर सनलाइट का क्या यूज है वो समझ में आ गया, वाटर का क्या यूज़ है वो समझ में आ गया। वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O है, ये ब्रेक होगा, स्प्लिट अप होगा, उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये हो गई दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वाटर स्प्लिट अप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमको रिड्यूस करना था, उसमें से ऑक्सीजन को निकालना था। रिड्यूस करने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो वाटर स्प्लिट अप हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। अब ये हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, यानी उसमें का ऑक्सीजन निकाल लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में, यानी ग्लूकोज में। सो इन दिस वे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। पहली स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरी स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ water molecule into hydrogen and oxygen, तीसरी स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट।
अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो ये 3 स्टेप लिखना चाहिए। अगर उसको ही चेंज करना है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द 4 इम्पोर्टेंट व्हाट यू कैन से द मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट देयर फंक्शन। तो यहाँ पर क्लोरोफिल का फंक्शन आ गया, सनलाइट का फंक्शन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फंक्शन आ गया। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट सी, ये पिक्चर डायग्राम कैन क्लियर अगेन मोर डिटेल। एनर्जी है सोलर एनर्जी, कौन से फॉर्म में आती है, लाइट एंड हीट के। तो ये सोलर रेडिएशंस आएंगे, इसको एब्जर्व करेंगे ग्रीन प्लांट्स के। क्लोरोफिल दैट आर प्रेजेंट इन द लीफ में जो क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर दैट ऑल्सो विल इंटर इन टू द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, दैट विल सी इन डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर अंदर प्रोसेस होगा लीफ में, लीफ के सेल्स में फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, वो बाय प्रोडक्ट है। ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होगा वो प्लांट खुद के लिए यूज़ करेगा, और एक्सेस ग्लूकोज प्लांट बॉडी में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। नाउ क्लोरोफिल, व्हाट इज क्लोरोफिल और वो कहाँ होता है, क्लोरोफिल क्या है और क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है बहुत सारे बच्चों का। तो क्लोरोफिल क्या है और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ है, ये लीफ का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, यानी लीफ को हमने अगर हॉरिजेंटली कट करे, उसका थीन सेक्शन लिए और उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें तो आपको लीफ ऐसा लगेगा, ऐसा दिखेगा। इसमें ये ऊपर वाला लेयर है वैक्सीक्यूटिकल जो हार्ड और टफ होता है, अपर एपिडर्मिस है, ये मीजोफिल है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पर आपको ओपनिंग दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ओपनिंग, और उसके बाजू में दोनों छोटे छोटे सेल्स है, दैट इज कॉल्ड एज गार्ड सेल। और ये जो स्पेसेस दिख रहे हैं, दिस स्पेसेस आर एयर स्पेसेस। तो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ है। अब लीफ का अगर आपने ये सिंगल सेल देखा तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दैट ग्रीन कलर डॉट्स आर नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर उसको एक्सपोज करके बताया, तो ग्रीन कलर के जो डॉट्स है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आर नथिंग बट द सेल ऑर्गेनेल। आपने प्रीवियस क्लासेस में सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो प्लांट के सेल में जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ स्फेरिकल हैविंग 2 मेन पार्ट, स्ट्रोमा एंड ग्राइना। ग्राइनम आर ग्रीन कलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ है, ये ग्राइनम के अंदर। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का लिक्विड है जो क्लोरोप्लास्ट के ग्राइनम पार्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट ये सेल ऑर्गेनेल है, पार्ट ऑफ सेल है, सेल का एक पार्ट है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल। ओके, नाउ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्लोरोफिल का फंक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, एग लाइक शेप है, अंदर फ्लूइड मटेरियल फील्ड है, ग्रैन्युलेटेड, उसको कहते हैं स्ट्रोमा, उसके अंदर डिस्क लाइक ग्रीन कलर के बॉडीज है, इसको कहते हैं ग्राइना, प्लूरल सिंगुलर ग्राइनम। अगर एक ग्राइनम आपने देखे तो उसमें क्या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक अरेंज है लाइक अ पिल ऑफ कॉइन, और उस वो सारे जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हर ग्राइनम दूसरे ग्राइनम से कनेक्टेड है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, उसे कहते हैं लैमिला, इंटरग्राइनल लैमिली प्लूरल फॉर्म में। So this is all about chlorophyll and chloroplast. Now this is in this picture you can again clearly see all the thing. ये lower epidermis है, ये upper epidermis है, ये मीजोफिल है, स्पॉन्जी मीजोफिल है, ये एयर सैक है जिसके अंदर एयर स्पेस है, और ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। ओके, हेयर यू कैन क्लियरली सी द क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेगा, ये क्लोरोप्लास्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दिस डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये ग्राइनम है, थैलेकॉइड,
stroma, yellow color stroma, and this is complete what you can say the chloroplast. और ये जो ग्राइना है एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरग्राइनल लैमिले से. नाउ स्टोमेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है? स्टोमेटा से. हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए नोज़ है, नोज़ में से एयर अंदर जाएंगी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और एयर बाहर आएंगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. और एट द लेवल ऑफ लंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वन टाइम और सेकेंड टाइम एट द लेवल ऑफ सेल. लेकिन प्लांट्स में नोज़ नहीं है, डिटेल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा. दीज आर द स्टोमेटा. अगर आपने कभी लीफ को क्लोजली होल्ड करके ऑब्जर्व किया होगा तो आपको क्लियरली पता है कि लीफ के ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, एंड दैट पोर्स और द ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. हम उसको सादे तरीके से बोल सकते हैं स्टोमेटा क्या है? प्लांट की नाक है, लीफ है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है. So what are stomata? Stomata are tiny pores present in the leaves through which exchange of gases takes place. तो स्टोमेटा ये टाइनी पोर्स है जो लीफ के अपर और लोअर सरफेस के ऊपर होता है. लोअर सरफेस पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस पे कम होते हैं. अगर तुमने एक बड़ा लीफ लिया, उसको टर्न करके देखा तो नीचे वाले सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट्स दिखेंगे, दैट आर नोन एज स्टोमेटा. और स्टोमेटा ये जो ओपनिंग है दैट इज़ द स्टोमेटा, और उसके बाजू में ये जो ग्रीन कलर के बीन शेप जो सेल है दैट आर कॉल्ड एज गार्ड सेल. गार्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है. जब स्टोमेटा ओपन होगा गैसेस एक्सचेंज होगा, जब क्लोज होगा गैसेस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड दिस पोर allows the gases to pass in and out when water enter the guard cell. अब कंट्रोल कैसा होता है? ये गार्ड सेल के अंदर जब वाटर इंटर होगा तो वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, एंड द पोर ओपन. अब ये अगर फूल गए, ऐसे फूल गए, तो उसके बीच में जो पोर है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा. और जब उसमें का वाटर निकल जाएगा, गार्ड सेल में का वाटर लूज हो जाएगा, चले जाएगा बाहर, तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे. श्रिंक हो गए तो वो चिटक जाएंगे ऐसे, यानी उसकी ओपनिंग क्लोज हो जाएंगे. सो इन दिस वे गार्ड सेल बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा. यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं ये ओपनिंग, ये लीफ में है. अगर आपने बड़ा लीफ ले लिया तो नेकेड आइज से भी आपको छोटे छोटे होल्स दिखेंगे. अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उससे देखेंगे तो क्लियरली आपको इतने बड़े ओपनिंग्स दिख जाएंगे. दैट इज़ नथिंग बट द स्टोमेटा. ओके, नाउ दिस इज सेपरेट पिक्चर गिवन ऑफ स्टोमेटा टू गेट क्लियर. तो यहाँ पर ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा. ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में जब वाटर अंदर आएगा वो स्वेल हो जाएंगे, और स्वेल होने के बाद ओपनिंग ओपन हो जाएगी. जब उसमें का वाटर बाहर चले जाएगा तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और ओपनिंग क्लोज हो जाएगी. So this is how stomata opens and close with the help of guard cell and control the exchange of gases. Now here is one activity which is used to show chlorophyll is necessary for photosynthesis. यहाँ पर तुम आपके टेक्स्ट बुक में दो एक्टिविटीज़ है. एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल इसेंशियल है ये शो करने वाली एक एक्टिविटी है, और दूसरी एक्टिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है ये शो करने वाली. एक्चुअली ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ये एक्टिविटी है. लर्निंग बाय डूइंग मेथड से आपको ये एक्टिविटी करना चाहिए और सीखना चाहिए. लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी एक्टिविटीज़ भी पूछ सकते हैं. प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें ये एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन आ सकता है. तो ये एक्टिविटी आपने करे, आपने देखे, आपको मालूम है कि सिंपली यहाँ पर करना क्या होता है हमको कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है ये बताने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक प्लांट चूज़ करना पड़ेगा जिसका लीफ कैसा है? वेरीगेटेड लीव्स है, मतलब जिसका लीफ कंप्लीट ग्रीन नहीं है, कुछ पार्ट नॉन ग्रीन है, येलो, रेड, ऐसा पार्ट है. तो ऐसा एक प्लांट चूज़ करना पड़ेगा. क्रोटन का प्लांट ले लिया हमने जिसमें पूरा की पूरा लीफ ग्रीन नहीं है,
थोड़ा पार्ट ग्रीन है और थोड़ा पार्ट येलो है या रेड है। फिर वो प्लांट को हमको 3 दिन के लिए क्या करना है, डार्क रूम में रख देना है, जहाँ पर सनलाइट नहीं आएंगी, थोड़ी भी सनलाइट नहीं आएंगी। उससे क्या होगा, प्लांट के अंदर जो भी स्टोर्ड फूड है, स्टार्च है, वो यूज़ हो जाएगा, यानी हमारा प्लांट डी स्टार्च बन जाएगा। फिर उसके बाद उसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दो। फिर उसमें का एक लीफ कट कर लो। उसको क्या करना है, लीफ को पेपर शीट में रखना है, मार्क करना है उसका मार्किंग को, एंड देन डीप इन द लीफ in the boiling water to make it soft. Then dip the leaf in alcohol and then heat it with a water bath. बाद में एक बीकर लेना है जिसमें अल्कोहल भरा हुआ होगा, उसमें वो लीफ को डालना है, वाटर बाथ में रखना है, उसको बॉईल हो तक, अल्कोहल बॉईल हो तक उसको बॉईल करना है। जब अल्कोहल बॉईल होगा तो लीफ का पूरा ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाएगा, यानी उसमें का क्लोरोफिल निकल जाएगा, स्टार्च निकल जाएगा, और जो अल्कोहल का सोल्यूशन है वो ग्रीन बन जाएगा। अब ये जो डिस्टार्च लीफ है, बॉइल्ड अल्कोहल से हमने उसका ग्रीन कलर भी निकाल लिया। अब उसको क्या करना है, वॉश करना है वाटर से, और उसके बाद उस पर आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालना है। क्या होगा, कुछ पार्ट उसका डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगा और कुछ पार्ट नहीं होगा। तो जो पार्ट डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगा वो कौन सा पार्ट होगा, जो ग्रीन पार्ट था लीफ का, और जो डार्क ब्लू ब्लैक नहीं होगा वो कौन सा पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट है। तो ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल था, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, स्टार्च प्रोड्यूस हुआ, इसलिए वो पार्ट ब्लू ब्लैक हो गया आयोडीन टेस्ट में। लेकिन जो पार्ट नॉन ग्रीन था उसमें क्लोरोफिल नहीं था, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ, वहाँ पर स्टार्च स्टोर्ड नहीं है, इसलिए वो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। सो बाय दिस सिंपल एक्टिविटी इजीली वी कैन शो एंड प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा ऐसा ही एक एक्टिविटी है विच इज़ यूज टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो दूसरी एक्टिविटी है आपके बुक में, ये कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है ये शो करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि एक पॉटेड प्लांट लेना पड़ेगा और 2 पॉटेड प्लांट लेना पड़ेगा सेम साइज़ के, एंड कीप देम इन द डार्क रूम फॉर 3 days। दोनों प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दो, डिस्टार्च हो जाएंगे, उसमें का स्टार्च पूरा यूज़ हो जाएगा। देन कीप द प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, कीप अ वॉच ग्लास containing some potassium hydroxide near one plant to absorb carbon dioxide, cover both the plants with bell jar and seal the bottom of the jar with Vaseline to make it airtight. Keep the plant in sunlight for 3 hours, then take a leaf from each plant and test for starch. हमको करना क्या है, दोनों प्लांट को बाहर सनलाइट में रखना है, लेकिन उसमें बेल जार ग्लास का जार कवर कर देना है, एक को टाइटली सील करना है, और उसके अंदर क्या रखना है, उसके अंदर आपको रखना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्यों रखना है, तो ये KOH क्या करेगा, जब आप प्लांट को कवर करेंगे बेल जार से, ग्लास जार से, तो कुछ एयर अंदर ट्रैप हो जाएगी, तो वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लेगा, यानी अब वहाँ पर थोड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। दोनों प्लांट को हमने सनलाइट में रख दिया 3 hours के लिए। देन टेक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट, दोनों प्लांट का एक एक लीफ लेना है, स्टार्च की टेस्ट करना है। स्टार्च की टेस्ट आपको मालूम है, सिंपल है, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और लीफ पर डालना है। द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द जार कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट शो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो होगा क्या, जो प्लांट को हमने ग्लास जार में रखा था जिसमें हमने KOH रखा था, वो लीफ ब्लू ब्लैक नहीं होगा, यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो लीफ प्लांट हमने ग्लास जार में रखा था लेकिन KOH नहीं रखा था, वहाँ पर क्या होगा कि स्टार्च प्रोड्यूस होगा और वो ब्लू ब्लैक होगा। सो दिस सिंपल एक्टिविटी शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। अब यहाँ पर बेल जार ग्लास का था, जो जार था, यानी उसको लाइट मिल रही थी, वाटर हमने ऑलरेडी दे दिया था, क्लोरोफिल उसके अंदर था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो था कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। सो दिस सिंपल एक्टिविटी शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ न्यूट्रिशन इन केस, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट, अब है न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एनिमल। सो न्यूट्रिशन पहले हम सिंपल एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल में देखेंगे, अमीबा में। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर एंड इट टेक इट फूड by forming finger-like projection called pseudopodia and forms a food vacuole.
अब क्वेश्चन ये है कि अमीबा की जो कंप्लीट बॉडी है वो सिंगल सेल की है, एक ही सेल में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, उसके पास दूसरा सेल भी नहीं है, एंड देर इज नो ऑर्गेनेल, ऑर्गन्स नहीं है, हैंड नहीं है, माउथ नहीं है, लेग्स नहीं है, देन हाउ अमीबा ऑब्टेन द फूड। तो अमीबा करता क्या है, अगर उसका फूड ऑब्टेन करना है, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये अमीबा है सिंगल सेल्ड, इसको ये फूड खाना है, तो वो क्या करेगा, ये फूड के डायरेक्शन में सीडोपोडिया को डेवलप करेगा। व्हाट इज सीडोपोडिया? फॉल्स फुट। अमीबा के बॉडी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे सीडोपोडिया, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडा का मतलब होता है फुट। तो जो डायरेक्शन में फूड है वो डायरेक्शन में ये सीडोपोडिया को आगे आगे एक्सटेंड करेगा, और वो फूड जैसे ही अंदर आ गया वो सीडोपोडिया ज्वाइन हो जाएंगे, फूड अंदर आ जाएगा। फूड अंदर आने के बाद वो बन जाएगा फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या रहेंगे, यानी अमीबा ने क्या किया, कंप्लीट फूड अंदर ले लिया बॉडी में। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजाइक न्यूट्रिशन। लेकिन अब ये फूड डायरेक्टली अमीबा के बॉडी में यूज़ नहीं होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फूड में, यानी डाइजेशन प्रोसेस ज़रूरी है। तो ये जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहेंगे, केमिकल्स रहेंगे कुछ, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर डाइजेशन द फूड विल गेट एब्जॉर्ब्ड इन द सेल ऑफ अमीबा एंड दैट फूड वैक्यूल विल कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और फिर वो वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होगा वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सपेल आउट हो जा रहा है। सो इन दिस वे होलोजाइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड एनिमल दैट इज अमीबा। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द होलोजाइक न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमीबा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो फूड था ये सॉलिड फूड था, तो जब अमीबा सॉलिड फूड ऑब्टेन करता है उसको कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस, इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं सेल ईटिंग, यानी यहाँ पर सेल क्या कर रहा है, खा रहा है। जब हम सॉलिड फूड मटेरियल एनगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ईटिंग, और जब हम लिक्विड मटेरियल एनगल्फ करते हैं तो उसको हम ईटिंग नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल ईटिंग। लेकिन अगर ये अमीबा की बॉडी है और यहाँ पर एक आधा लिक्विड फूड मटेरियल है, ये लिक्विड जूस को अमीबा को अंदर लेना है, तो अब इसको हम सेल ईटिंग नहीं बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग। अब ये कैसा लेगा अमीबा, तो यहाँ पर ये सीडोपोडिया उसने आगे एक्सटेंड किया था, अब यहाँ पे आगे एक्सटेंड करने के बदले द सेल मेम्ब्रेन विल इन्वेजिनेट, कैविटी फॉर्म करेंगे अंदर, कप लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस लिक्विड मटेरियल विल इंटर इन। वंस द लिक्विड मटेरियल इज इंटर इन, इट विल गेट कनेक्टेड एयर एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा, उसमें डाइजेस्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म करेगा और पास आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिक्विड मटेरियल को अमीबा ने अंदर लिया, इसको हम बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। इसको दूसरा वर्ड है पाइनोसाइटोसिस। तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो 2 तरीके से होता है, एक फाइगोसाइटोसिस, दूसरा पाइनोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटिंग, पाइनोसाइटोसिस का मतलब सेल ड्रिंकिंग। So this is all about nutrition in case of amoeba. Now nutrition in case of human being. Nutrition in human being takes place in the digestive system. It consists of alimentary canal and gland. अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन, होलोजाइक न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस में 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसेसरी ग्लैंड्स। तो ह्यूमन जो न्यूट्रिशन है वो परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर एक स्पेशल सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 मेन पार्ट है, एक है एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे ख़त्म होती है, और दूसरा है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पर है सैलिवरी ग्लैंड माउथ में, बकल कैविटी में, लीवर है, पेंक्रियास है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में। इसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये सिस्टम है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, स्टार्ट्स विथ माउथ एंड एंड्स एट एनस। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में आपको 2 चीज़ें याद रखना है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसेसरी ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड एट एनस विथ वेरिंग डायमीटर। इसका डायमीटर बदलते जा रहा है,
यहाँ माउथ में कम है, माउथ कैविटी में बढ़ गया, एसोफेगस में फिर कम हो गया, स्टमक में बढ़ गया, फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में कम हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ गया। सो वेरिंग डायमीटर है, डायमीटर बदलते जा रहा है उसका। पाइप पूरा एक जैसा नहीं है, अपने जैसा वाटर का पाइप होता है एक जैसा, 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच, वैसा नहीं है। यहाँ पर उसका डायमीटर चेंज होते जा रहा है। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स आपको याद रखना है। स्टार्ट्स विथ माउथ। माउथ किससे कहते हैं? ओपनिंग को। ओपनिंग को माउथ कहते हैं। अब जब माउथ ओपन करेंगे तो अंदर वाइड स्पेस दिखेगा आपको। दैट स्पेस इज नोन एज बकल कैविटी और माउथ कैविटी। बकल कैविटी के अंदर मेन पार्ट्स क्या है? टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। उनका फंक्शन आपको याद रखना है। टीथ का फंक्शन है मैस्टिकेशन, चीविंग ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन है सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, which is digestive enzyme which digests the carbohydrate, starch. Digestion started from the mouth. अब वो जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें कौन सा है? अमाइलेज एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम। वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च का डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, माउथ से। तो माउथ में, बकल कैविटी में ही दोनों डाइजेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन। उसके बाद है टंग। टंग का फंक्शन है टू रोटेट द फूड मटेरियल एंड फॉर्म अ फूड बोलस ड्यूरिंग चीविंग। और जो सलाइवा है उसको मिक्सअप करने का काम भी टंग का है। दूसरा मेन फंक्शन टंग का यह है कि टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और वो टेस्ट बर्ड्स की वजह से हमको फूड का टेस्ट पता चलता है, व्हाट काइंड ऑफ फूड इट इज़, वी कैन अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ फूड। तो ये काम हो गया बकल कैविटी का। बकल कैविटी में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद हम फूड को क्या करेंगे? इनगल्फ करेंगे। वो जाएगा एसोफेगस में। इज नथिंग बट अ फूड पाइप। एक पाइप है फूड का, जहाँ से फूड मटेरियल, अब जब तक फूड मटेरियल आपके माउथ में है वो आपके कंट्रोल में है। यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन रोल, यू कैन वाइन, यू कैन थ्रू आउट, यू कैन इनगल्फ, एनीथिंग यू कैन डू। बट वंस यू एनगल्फ द फूड, दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, वो ऑटोनॉमस कंट्रोल में चले जाएगा। तो जब फूड जाएगा फूड कैनल, फूड पाइप में, ओसाफेगस में, तो वहाँ से नीचे कैसा जाएगा? तो ओसाफेगस स्मूथ मसल से बना हुआ है। वहाँ पर स्मूथ मसल्स में मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस। तो उसके वजह से फूड प्रेस होके नीचे जाएगा स्टमक में। तो ओसाफेगस का फंक्शन है फूड को माउथ कैविटी से स्टमक तक ट्रांसफ़र करना। और ये ट्रांसफ़र किस किस हिसाब से होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। दैट्स वाई वंस द फूड इज engulfed, यू कांट टेक इट आउट। फिर नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक जे शेप का है, लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, सबसे बड़ा और वाइडेस्ट ऑर्गन है, जे शेप है। और स्टमक के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है फॉर सम टाइम एंड फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इन द स्टमक। बाकी का जो डाइजेशन है प्रोटीन और फैट का, वो स्टमक में होता है। स्टमक के अंदर खुद के गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करते हैं, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग coiled part of the food, the digestive system, that is called a small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया स्टमक में। अब ये डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज सप्लाइड रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, वहाँ पर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा। और फिर फाइनली फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये अनडाइजेस्टेड फूड है। जब फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा उसमें कुछ यूज़फुल मटेरियल भी होंगे जैसे मिनरल्स एंड वाटर, तो उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और फाइनली वो अनडाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट हो जाएगा फीसेस में, दैट विल गो इनटू द रेक्टम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम विच इट इज पास आउट थ्रू द ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज एनस. So in this way, alimentary canal of human being having two opening, one is mouth, another one is anus. That's why it is called as complete or true alimentary canal, having two opening, separate for taking in food as well as passing out food. One opening is for taking in food, that we called as mouth. Another opening is for passing out food, that is called as anus.
So in this way, this is all about the digestive system in case of human being. Besides these, there are organs, glands that are called as salivary gland. Already I told you the function of salivary gland, which secretes saliva, contain the enzyme amylase, which starts digestion of starch in the mouth itself. Then the liver, which secrete bile juices, which help in the digestion of fat and protein. Pancreas secrete pancreatic juices, which help in digestion of fat and protein in the stomach. Then intestinal gland, gastric gland is present in stomach, and intestinal glands are there. Now here you can clearly see the liver having one duct and pancreas is also having one duct, but both of duct are joining together and form a common duct. With the help of that common duct, their secretion enter into this intestine for further digestion. So this is all about the alimentary canal. Here also you can clearly see the mouth. The opening is called as mouth, the mouth cavity, esophagus, then this liver, stomach, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Now, in mouth, the food is broken down into smaller particle. तो माउथ में क्या प्रोसेस होता है, स्टमक में क्या प्रोसेस होता है, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है. सो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस पार्ट्स विथ यू. तो ये ध्यान में आपको रखना है. 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस. सो आई थिंक the video is becoming more lengthy. We'll stop here. One process is completed, remaining we'll continue with the next process.